अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अगर इसको मैं सियासी सिस्टम से कनेक्ट करूं तो जिस तरीके से पिछले चंद दिन में ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने, पाकिस्तान वापस आने, फिर बाजवा साहब की बात की, उन्होंने एक्सटेंशंस की बात की, मलिक अहमद खान साहब ने खैर इसको कुछ हद तक डिसओन किया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के बाहर से वापस आने में और जाने में कोई किरदार नहीं था जनरल बाजवा साहब का। लेकिन आपको लगता है कि वाकई इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग रही होगी? क्योंकि अगर फैज साहब जाएंगे इंक्वायरी के लिए तो कहीं ना कहीं बाजवा साहब का भी नाम तो आएगा। नहीं, फैज साहब के पास तो बहुत से लोगों के नाम होंगे अगर वो देना चाहें तो। सही। लाजमी बात है। देखें, सिंपल सी बात मैं करता हूँ, जी मतलब जी। एक आप समझ लें कि शख्स जिसको इतनी मालूमात नहीं है, ये फौज है, ये बिल्कुल। इंटेक्ट है, इसमें एक चेन ऑफ कमांड है। इसमें ये नहीं हो सकता कि हर कोई अपना अपना एक दायरा इख्तियार बनाकर अपना अपना घर बनाकर चलाना शुरू कर दे। ये जो एक रिफ्ट पैदा होती नजर आ रही है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, जैसी आपने खुद भी जिसकी निशानदही की है, आपके ख्याल में अगर ये बढ़ती है तो इसका नुकसान अदलिया को ज्यादा होगा या हुकूमत को होगा? मुख्तसरन अगर मुझे बता दें। देखिए, तमाम अदारों का जो इस वक्त है ना, वो आपस में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं बज़ाहिरन, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के और अदलिया के भी, और हुकूमत के और अदलिया के भी। और जो अब देखने में आ रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म का वो दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो ये बड़ा नुकसानदेह होगा आगे चलकर, मैं समझता हूँ। कि इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। इस वक्त हमारे इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी, तो इस वक्त तमाम जमातों को, तमाम लोगों को, तमाम अदारों को एक पेज पे होना चाहिए और इकट्ठे बैठकर फैसले करने चाहिए। उसमें सियासतदान भी हो, पार्लियामेंट भी हो, उसमें अदलिया भी हो, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी हो, और वो देखें कि कहाँ कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, क्यों सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में क्या करना चाहिए। क्योंकि जब सबको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो ये मामला हल नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा बिल्कुल हूँ, ठीक। ना ये वक्त है कि अदारों का आपस में टकराव हो, इससे बड़ा नुकसान होगा मुल्क। एजाज साहब, सर आप भी देखेंगे बखूबी, आपने तो कितने चीफ जस्टिस देखे हैं सर। इस वक्त बज़ाहिर जो बेंच में डिवीज़न है वो बहुत वाज़े नज़र आ रही है। आता बंदियाल साहब के दौर में भी होनी शुरू हुई थी, लेकिन अब तो लगता यह है कि बहुत वाज़े ग्रुप बंदी मौजूद है। फिर सर ये भी बात की जा रही थी कि एक ऐसा पैकेज भी जुडिशल लाना चाह रही है हुकूमत जिसमें इस पूरे सिस्टम में मौजूद जजेस को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। अगर तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर बात की जाए तो आपके ख्याल में क्या इस वक्त की जो अदलिया है वो क्या ऐसी जगह खड़ी नजर आती है कि वो ऐसी चीज को डाइजेस्ट कर सकती है? अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर कई बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक। सर मुझे और अच्छा लगेगा, आप कह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 5वें नंबर से किसी को उठाकर चीफ जस्टिस बना सकते हैं, मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि 2 सीनियर जजेस को आपने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में, और 2 सीनियर जजेस को आपने एक साइड पर रख के तो 5वें नंबर पे जो है उनको उठाकर आपने चीफ जस्टिस बना दिया। लाहौर हाई कोर्ट। जी। जी, लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर जी रहा हूँ। जी। तो वो जो ट्रेडिशन थी, एक अनरिटन सा वो था, जो फैसला था हाँ। कि जी सीनियर मोस्ट इज गोइंग टू बिकम दी नहीं चीफ सर, लेकिन जस्टिस। सर नून लीग की तो और हिस्ट्री रही है ना, ये मुशर्रफ साहब के दौर में भी तो यही गलती हुई थी उनसे। मतलब ये तो मियाँ साहब और उनकी सियासी जमात का यही से अलमिया रहा है कि वो हिरार्की को कभी भी फॉलो नहीं करते। नहीं, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को, हायरार्की को तो फॉलो करने की अब एक ट्रेडिशन बन चुकी थी ना। अब तो आपने देख लिया था कि हमें ये पता था कि 2029 और उससे आगे भी कौन कौन किस वक्त जाके चीफ जस्टिस बनेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अगर अब मैं थोड़ा सा पार्लिमानी सूरत हाल के ऊपर आपसे राय आपकी जानूं, ये बताएं कि इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर मसला चल रहा है, ये एक तरफ अपोजिशन कहती है हमारा हक है, हुकूमत ने कानून बाकायदा बना दिया, अब उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ या नोटिफिकेशन का इंतज़ार है कि जो पुराने लोग अगर बहाल हो जाएं तो 2/3 अक्सरियत भी हुकूमत को मिल जाएगी, फिर वो आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। आपके ख्याल में आइनी तौर पर जो हुकूमत कर रही है वो दुरुस्त फैसला है? क्योंकि बहुत से लोगों को इस पर इख्तलाफ भी है, लेकिन अगर आप हुकूमत की बात सुने तो वो कहते हैं कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय? देखिए, आईनी तौर पे तो दुरुस्त कर रहे हैं, मॉरली एथिकली दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे बहस हो सकती है। देखिए, हुकूमत और अपोजिशन के पास आइन के अंदर जो भी इख्तियार होंगे वो उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है या हाई कोर्ट में गया है, लाजिम बात है वो आइन के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए कोई
चीज़ें देखते हुए। लेकिन हुकूमत ने जो किया है, चाहे मैं वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन हमसे मशवरा नहीं किया गया, ना हमसे पूछा गया। हालाँकि हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं। हुँ, लेकिन उस आईनी तौर पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आइन के अंदर लिखा है कि इतने महदूद दिनों के अंदर-अंदर आपने कोई ना कोई जमात को जो है वो जॉइन करना है, और अगर ये कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन को फ़हरिस्तें जो हैं, वो उस जमात की तरफ से जिस जमात का वो सहारा ले रहे हैं, वो पहुँचनी चाहिए थी। अगर वो नहीं पहुँची तो फिर इसका मतलब कि आइन की तो खिलाफ वर्ज़ी होगी ना वहाँ पे। हुँ, हुँ, तो फिर उस लिहाज से हुकूमत जो है वो सही कर रही है। हुँ, हुँ, हाँ, मॉरली मैं कहूँगा, एथिकली ये होना चाहिए कि भई जिसका जो हिस्सा है उसको मिलना चाहिए, लेकिन हुकूमत भी अपना पूरा ज़ोर लगाएगी आइन के अंदर रहते हुए, हुँ, और ऑपोज़िशन भी अपना पूरा ज़ोर लगा रही है।